हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 13 अक्टूबर 2025 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में इसका दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, कोई दुकानदार किसी पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 56 रुपया का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। साधारण सा सवाल है, आप 100 मान के बना सकते हैं। मान लीजिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना है, 100 है। तो इसका अंकित मूल्य कितना बनेगा, ये कह रहा है क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। अगर 100 को 50% बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा, 150, ठीक है। अब इस पर डिस्काउंट देता है 10% का। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर अगर आप 10% का डिस्काउंट देंगे तो 150 का 10% कितना, 15 रुपया। तो 150 में 15 कम हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा, 135। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो ये स्ट्रक्चर आया है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, अब ये लाभ दे रखा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 135 है, प्रॉफिट कितना का है, 35 का। जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट सवाल में दे रखा है ये 56 रुपया। तो ये 56 के बराबर होगा। पंखे का अंकित मूल्य चाहिए। अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर, 150। तो 150 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो क्या करिए, इसको 5 बनाइए। 7 से अगर दोनों तरफ काटेंगे तो 7×5 = 35 आएगा, और इधर 7×8 = 56, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया। 150 का निकालना है तो 5 का ये 30 गुना है, तो इसका भी 30 गुना कर दीजिए। 30 × 8 240 रुपया इस सवाल का अंकित मूल्य आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर दिया गया है। आगे, यदि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है और x बराबर 4 होने पर y बराबर 6 होता है, तो y बराबर 32 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, ये कह रहा है कि x जो है y के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर y का दोनों कंडीशन का वैल्यू दे रखा है। पहला वैल्यू y का 6 है, दूसरा वैल्यू क्या है, 32 है। इसका रेशियो निकाल लीजिए। 2 से कट रहा है 3 बार में, 2 से कट रहा है ये 16 बार में। तो ये 3:16 में जो है y चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो x है y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टा अनुपात में है। तो x किस रेशियो में बढ़ेगा, इसके उल्टा अनुपात में, यानी कि ये हो जाएगा 16 से 3। अब देखिए, x का पहले का वैल्यू क्या था, 4, जबकि यहाँ पर कितना है, 16 है। तो आप कह सकते हैं कि ये 16 यूनिट का वैल्यू x बराबर 4 के बराबर होगा। हमसे पूछा जा रहा है बाद वाला वैल्यू, तो ये 3 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो 16 का 4 हुआ, कितना गुना है, 1/4 है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो 3 का भी आप 1/4 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3/4। यही सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आगे, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 155 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये अर्धगोला है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr², ठीक है, आप जानते हैं। अब इसमें आप क्या करिए, वैल्यू रख दीजिए। तो 3 लेंगे ही, पाए का वैल्यू 22/7 लेना है, इंटू आर हमें निकालना है, तो आर का स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर। देखिए, टोटल सरफेस एरिया सवाल में दे रखा था 155, तो इसको 155 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है आपको। तो कटने वाला तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 उधर गुना होगा, 155 गुना 7, तो ये हो गया 15×7=105, 1050 + 35 1085, और इधर हो जाएगा 22×3=66 नीचे। तो आर का वैल्यू ये रूट में आ जाएगा, 1085/66। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, एल एम एन ओ एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण एम 102 डिग्री है। एल और एन की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती है। कोण एल पी एन की माप कितनी है, ठीक है। पहले डायग्राम बनाना होगा। अब जानते हैं कि किसी भी वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज है तो वो एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। तो ये वृत्त है, इसमें मान लीजिए ये जो है आपका एक चतुर्भुज, यहाँ पर इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसका नाम देना है आपको।
नाम क्या है, LMNO। तो ये बिंदु L ले लेंगे, ये M हो गया, ये N हो गया, ये आपका O हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि L और N की स्पर्श रेखाएं P पर मिलती है, तो आप L और N से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो L से अगर स्पर्श रेखाएं खींचे तो इस तरह से ये जाएगा आगे, और बिंदु N से स्पर्श रेखाएं इस तरह से आएगा, और ये जो मिलने का पॉइंट है इसका नाम क्या है, P है। और ये वाला एंगल कोण M दे रखा है, ये 102 डिग्री। पूछ रहा हमसे कोण LPN कहाँ पर है, LPN ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा, मान लीजिए थीटा है। अब ये वाला कोण कैसे निकलेगा, देखिए ये वृत्त का मान लीजिए केंद्र है, अगर L से केंद्र को मिलाइएगा और N से केंद्र को मिलाइएगा तो दो कोण बनेगा, एक ये वाला और एक अंदर में, ठीक है। अगर आपको अंदर वाला कोण पता चल गया तो ये वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए अगर ये 102 डिग्री है, आप जानते हैं कि परिधि पर अगर थीटा कोण बनता है तो केंद्र पर 2 थीटा, अगर यहाँ 102 है तो यहाँ पर 204 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये वाला कोण 204 है तो ये अंदर वाला कोण कितना बचा, ये वाला, ये दोनों का योगफल 360, 360 में 204 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 360 में 200 माइनस करेंगे, 160 में 4, 156 डिग्री ये वाला कोण बचेगा। अब यहाँ पर एक तरीका ये है कि ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ये भी आपको पता है। तो ये 90 90 180 हो गया, तो इन दोनों का योगफल 180 बचा। जब इन दोनों का योगफल 180 है, जिसमें आपको एक कोण 156 पता है, तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में 156 डिग्री माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 24 डिग्री। यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, एक बेईमान दुकानदार अपना माल उसके लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह जिस बाट का उपयोग करते हैं उसका वजन उस बाट पर लिखे वजन से 37% कम है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये तो लागत मूल्य पर ही सामान बेच रहा है ऐसा ये कह रहा है, लेकिन वो कम वजन नापता है। यानी कहने का मतलब है अगर आप इस दुकानदार से कोई 100 ग्राम का सामान खरीदेंगे तो वो आपको एक्चुअल में कितना देगा, 100 से 37% कम देगा, यानी कि 63 ग्राम सामान ही आपको देगा। तो यहाँ पर दुकानदार को फायदा हुआ कितना का, 37 ग्राम का फायदा हुआ, इसके ऊपर 63 के ऊपर, तो यही इसका प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, गुना 100% करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर है। इकाई का आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 बनेगा, कहाँ पर है 3, यहाँ पर 6 बन रहा नहीं होगा, यहाँ पर 3 3 9 6 15 5 बन रहा है, 4 3 12 6 18 8 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 बचा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज से 360 रुपया अधिक है, मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल 8 या 24% का ब्याज इसको यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर 6% की दर से 3 वर्ष में 18% का ब्याज मिल रहा है। अगर दोनों में डिफरेंस देखें 24 और 18 में, तो 6% का डिफरेंस नजर आ रहा है, जबकि एक्चुअल में ये डिफरेंस दे रखा है रुपया में 360, तो ये 360 के बराबर होगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, मूलधन, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो ये देख रहे हैं आप, 6 का 360 कितना गुना है, 60 गुना, तो इसका भी 60 गुना करेंगे तो 6000 रुपया इसका मूलधन आएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, रामानंद अपनी आय का 48% खाद्य पर, 25% मकान के किराए पर, 12% परिवहन पर और शेष आय का 60% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। उसके पास बची शेष आय उसकी आय की कितने प्रतिशत है। ठीक है, देखिए मान लीजिए इसका टोटल आय कितना है, 100%। 100% में 48 इन्होंने खाद्य पदार्थ पर खर्च किया, 25 किराए पर और 12 परिवहन पर। तो इन सब में शेष नहीं लगा, तो आप टोटल जोड़ लीजिए, 48 प्लस 25 प्लस 12 कितना होगा, ये हो गया आपका 48 प्लस 12 60 प्लस 25 ये 85%। तो 85% तो इसका इधर खर्च हो गया, तो 100 में 85 माइनस कर दीजिए तो बचा कितना, 15%। अब ये आगे कह रहा है कि ये 15% का, यानी जो शेष आय है उसका यहाँ पर, उसका 60% वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो शेष आय का जब 60% वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो शेष आय का 40% ही बचत करता है। तो ये शेष आय भी है 15%, तो इसका आपको 40% यानी 2/5 का वैल्यू निकालना है। तो ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, 3 दूना 6% इसका बचत है। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जानते हैं कि शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है,
पाई आर इंटू एल प्लस आर, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एल चाहिए, आपके पास क्या है, त्रिज्या है और ऊंचाई है एच, यानी आर और एच दिया है, तो एल का वैल्यू कैसे निकलता है, पाइथागोरस से। तो 8 15 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है, 17, तो एल इसका 17 आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, अगर वैल्यू रखें तो पाई में आंसर दे रखा, तो पाई को पाई रहने दीजिए, आर का वैल्यू 8 है इंटू एल प्लस आर, एल है 17, आर है 8, 17 8 25 आएगा, तो 25 8 200 पाई, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में सही आंसर दिया गया है। आगे इसको सरल करना है, तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ भी कट जाएगा 2 बार में, और 2 2 कट के 1 बचेगा, यहाँ पर कट जाएगा ये 3 बार में। अब सबको जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, और यहाँ भी हो गया 2x स्क्वायर, तो टोटल ये हो गया 4x स्क्वायर। एक्स वाला अगर देखें तो 4x यहाँ पर है, माइनस का 7x यहाँ पर है, तो 4 में 7 घटेगा, माइनस का 3x बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पर प्लस का 3, कुल मिला के प्लस का 2 आएगा। तो ये जो आपको फाइनल आंसर है, कहाँ पर दे रखा है, ये माइनस वाला नहीं होगा, यहाँ पर -3x प्लस का 2 लगा हुआ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे निम्नलिखित का मान याद करना, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर 6 आएगा, तो 16 6 22 हो गया यहाँ का वैल्यू। उसके बाद देखिए ये रूट के अंदर 9 है, तो इसका वर्गमूल 3 होगा, 5 3 15 और 11 26 माइनस में, तो 22 में 26 माइनस होगा, तो माइनस का 4 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे एक हॉस्टल में 80 विद्यार्थी हैं, नए एडमिशन के कारण 30 नए विद्यार्थी मेस में शामिल हो जाते हैं, और मेस का दैनिक व्यय 260 रुपया बढ़ जाता है, जबकि प्रति विद्यार्थी औसत व्यय 10 रुपया कम हो जाता है। मेस का मूल दैनिक व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो कह रहा है कि मेस का दैनिक व्यय 260 रुपया बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि पहले का व्यय और बाद के व्यय का डिफरेंस है ये 260 रुपया। तो डिफरेंस जैसे है, आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर यानी इक्वेशन रेडी करिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो हॉस्टल है, इसमें प्रति विद्यार्थी दैनिक व्यय x रुपया था, तो बाद में जो विद्यार्थी आया उसके कारण व्यय बढ़ गया, यानी कि बाद वाला व्यय ज़्यादा होगा और पहले व्यय कम होगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो x रुपया अगर दैनिक खर्च है और 80 विद्यार्थी हैं, तो टोटल खर्च कितना हो गया, x गुना 80, 80x, ये पहले वाला व्यय है। लेकिन बाद वाला व्यय ज़्यादा है, तो उसको आगे रखना है। आगे कितना हो जाएगा, देखिए 80 विद्यार्थी पहले था, 30 आया, टोटल 110 विद्यार्थी हुआ, और दैनिक व्यय क्या हो गया, पहले से 10 रुपया कम हो गया, यानी x माइनस 10 हो गया, तो ये गुना करके आपको आगे रखना है। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं 110 इंटू एक्स माइनस 10, इन दोनों का डिफरेंस ही होगा ये 260 रुपया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 110x, यहाँ पर 80x माइनस में है, तो घटने के बाद ये बचेगा 30x, और राइट साइड 260 है, और यहाँ पर 110 गुना 10 हो जाएगा 1100, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 11 दूध 1360 रुपया यहाँ पर आएगा। तो x का वैल्यू कितना हुआ, 0 काट दीजिए, ये हो गया 136/3। हमसे क्या पूछ रहा है, मेस का मूल दैनिक व्यय, मूल पहले वाला यानी कि 80x, ये वाला वैल्यू आपको निकालना है। ये वाला वैल्यू निकालने के लिए आप x का मान इसमें रख देंगे, यानी x गुना 136/3। आंसर थोड़ा दूर दूर है, आप डेसिमल में जा सकते हैं, यहाँ पर 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, 16 बचा, 3 पचे 15। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आएगा, 45 गुना 8 करना है, तो 45 गुना 90, 9 चौके 36, तो 3600 से थोड़ा सा ज़्यादा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में है 3630, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 93 से विभाज्य है, 93 मतलब क्या, 3 गुना 31, यानी 3 से भी होनी चाहिए और 31 से भी। 3 से चेक करना आसान है, कर लेते हैं। यहाँ पर 6 15 10 8 18 3 से है, यहाँ पर 6 6 8 5 13 3 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर 9 11 6 17 5 22 8 30 ये 3 से है, ये 4 8 12 8 5 13 ये 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी 2 ऑप्शन आपके पास रह गया। अब इसको आपको 31 से चेक करना होगा। तो तरीका ये है, आप दोनों में से किसी एक को चेक कर सकते हैं, उसके बाद जो कट गया तो ठीक है वही आंसर होगा, नहीं कटा तो दूसरा वाला बचा जो है वो आंसर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 31 से डिवाइड कर देंगे, ये पहला ऑप्शन 85 57 86, 85 57 86 को, तो 31 दूना 62 जाएगा, बचेगा कितना, 3 23, 235 हुआ, 3 सतह 21, यानी 217 जाएगा यहाँ पर। ये बच गया 15 में से 8 घटा, ये 7 घटा 8, यहाँ पर 1 18,
और इधर आएगा आपका 7, 187, 31 छाके 186 जाएगा, बचेगा 1, फिर 8 6 2 आएगा, यहाँ पर 0 दे दीजिए पहले, फिर से ये 6 बार में कट जाएगा 186, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर निकला। आगे संख्या ये किससे विभाज्य है, ठीक है। देखिए ऑप्शन अगर देखें तो ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, ठीक है। और संख्या को देखें तो 8 3 11 12 6 18, ये 9 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल वाला हटा दीजिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, पहला 13 नमा 117, दूसरा 12 नमा। अगर इसमें देखें तो 12 यानी 4 का मल्टीपल, ये नहीं है 4 का मल्टीपल, ये भी हटा दीजिए, 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर 11 नमा 13 नमा, तो 11 से चेक करना बिल्कुल आसान है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 8 1 9 9 18, ठीक है। इधर 3 9 12 6 18, 18 और 18 का डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 की धनराशि 2 वर्ष में 12,100 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन 10,000 है, मिश्र धन 12,100 है, दोनों जीरो लास्ट से हटा दीजिए, तो क्या रेशियो रह गया 100:121। अगर ये 2 वर्ष का रेशियो है तो 1 वर्ष का रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल लेते हैं, तो 100 का वर्गमूल 10, 121 का 11, तो 10 से 11 हो रहा है, सीधा सीधा 10% का रेट है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे एक त्रिभुज की भुजाएं ये है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। देखिए बड़ी बड़ी भुजाएं दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा के छोटा करेंगे, तो ये 3 से कट रहा है, ये भी और ये भी 3 से अगर कटा है तो 3 6 18, 3 3 63 आएगा, ये 16 आ जाएगा, और ये 3 6 18, 3 5 15 65 आ गया। अगर आप ट्रिपलेट जानते हैं तो ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 16 63 65 का, ठीक है। अगर ये ट्रिपलेट है तो ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण, और समकोण त्रिभुज मिल गया तो इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार कौन सा होगा, इससे आपको उठाना, बड़ी वाली भुजा हटा दीजिए क्योंकि ये कर्ण है, इन दोनों को ले लीजिए आप, 189 गुना 48, 2 से कटाएंगे इसको 24 बार में, तो 24 गुना ये जो है आपका आंसर होगा, इकाई अंक 9 चौके 36, 6 बन रहा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि y का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करिए, तो 5 इसका आंसर आएगा, ठीक है। हम आपको फॉर्मूला बता रहे, मान लीजिए धारा की दिशा में स्पीड इसका डाउन स्ट्रीम d है और विपरीत दिशा में u है। अगर हमें धारा की चाल यानी y का वैल्यू निकालना होता है तो d माइनस यू बट्टा 2 करते हैं। अगर हमें x का वैल्यू यानी नाव की चाल शांत जल में निकालना होता है तो d प्लस यू बट्टा 2 करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हमें y का वैल्यू निकालना तो दोनों का डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 25 और 15 का डिफरेंस 10, इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो 5 इसका आंसर बन गया। आगे संख्याओं ये है, इसका एलसीएम कितना होगा, ठीक है। देखिए ये तो 83 अभाज्य संख्या है, और इन दोनों को देखें तो 5 और 155 का एलसीएम 155 आएगा, और यहाँ से 83 ले लीजिए, यानी कुल मिलाकर आपको 155 और 83 का एलसीएम निकालना है। और इस संख्याओं को देखेंगे आप तो ये दोनों कोप्राइम है, कोप्राइम मतलब दोनों का गुणनफल ही इसका एलसीएम होगा, तो गुना करेंगे तो इकाई अंक 5 बनेगा, सभी में है, लेकिन लास्ट के 2 अंक सबके अलग अलग हैं, तो 2 अंक लास्ट के निकाल लीजिए, तो कितना होगा 83 गुना 5 अगर करें तो 80 गुना 5 400, इधर 15, तो 415 का 5 पड़ेगा, बचेगा कितना 41, फिर 5 से 83 में गुना होगा तो 415, तो 415 प्लस 41 करेंगे तो 5 1 6 बन रहा है लास्ट में, तो 65 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 में है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे किसी मान में पहले 10% वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, निवल प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे, 10 प्लस 20 प्लस दोनों को गुणनफल यानी 200 बट्टा 100, कितना परसेंट का नेट चेंज आएगा, तो ये तो आपका 2 हो गया, 30 2 32% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे एक दुकान किसी उत्पाद पर 10%, 15% और 20% की 3 क्रमागत छूट देती है, वह एकल समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करें जिससे अंतिम मूल्य समान रहे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको फार्मूला नहीं लगाना, आप देख सकते हैं परसेंटेज बिल्कुल आसान दे रखा, तो रेशियो अपनाइए, 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 पर 1 का डिस्काउंट, तो रेशियो बनेगा 10 से 9। 15% का फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 पर 3 का डिस्काउंट, रेशियो है 20 से 17 का।
फिर 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट, तो रेशियो बनेगा 5 से 4 का। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कटने वाला है यहाँ पर 4 से 20 को काट देंगे 5 बार में, अब बचे 25 गुना 10 250 हो गया, और इस तरफ 17 नमा 153। आप यहाँ पर घटा के परसेंटेज निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको 100 बनाइए। 100 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको आपको 5 से अगर डिवाइड करें तो 50 बनेगा, फिर 2 से गुना कर दें, यानी कि ये 2/5 से अगर गुना कर दें तो ये 100 बन जाएगा। तो इसको भी आप क्या करिए, 2/5 से गुना कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा, कटा लेंगे इसको, 5 तिया 15, 0 5 एक 30, 30.6 गुना 2, ये हो जाएगा 61.2। ठीक है, और ये बन गया आपका 100, यानी 100 से 61.2 हो रहा है, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट है यहाँ पर, ये होगा आपका 38.2 घटाने के बाद। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे इसको हल करना है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1.2 से 2.4 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। फिर आगे भाग है, तो 2 से 4.8 को डिवाइड करेंगे तो 2.4 आएगा। यहाँ गुना है तो दोनों गुना होगा, तो 24 दूना 48, यानी 0.48 बनेगा। और यहाँ पर 0.5 लिखते हैं, 0.5 प्लस 0.48 यहाँ से आ गया, और ये तो हो गया। ये आप डिवाइड करेंगे इसको, तो यह बनेगा 0.45, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 0.45। अब इसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको घटा लीजिए पहले, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.03, 0.5 इसमें जोड़ेंगे तो 0.53 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से किसी निश्चित दूरी को 13 घंटे में तय करता है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कुछ अधिक दूरी को 15 घंटे में तय करता है। तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल यानी एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड करते हैं। तो कुल दूरी कैसे निकलेगा, देखिए, पहला दूरी ये 3 किलोमीटर के चाल से 13 घंटे में तय किया, तो 13 या 39 किलोमीटर यहाँ हो गया, प्लस अगला दूरी 6 की स्पीड से 15 घंटा, तो 15 6 के 90 किलोमीटर यहाँ गया। इन दोनों दूरी को कवर करने में इसको टोटल कितना टाइम लगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 13 घंटा और यहाँ पर 15 घंटा, तो 15 + 13 28 घंटा। तो 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका कितना, 129 हो जाएगा, नीचे हो गया 28, कटने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इकाई अंक 28 चौके 112, यहाँ 4 आ रहा है, यह ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 28 चौके 112, बचा कितना 17, और नीचे 28। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखिए, अनुपात एक तरह का फ्रैक्शन ही होता है, इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसमें बड़ा से बड़ा आपको खोजना है तो अंश मैक्सिमम और हर मिनिमम होना चाहिए, वही चीज़ आपको ऑप्शन में भी देखना है। अगर पहला ऑप्शन देखें तो 22 है 61 है, तो 22 का 2 गुना करें तो 44 हो रहा है, जबकि यहाँ पर 61 44 से ज़्यादा हुआ। 43 का 2 गुना करें तो 86, 86 से कम है 76, इसका मतलब पहला जो अनुपात है वो छोटा अनुपात हो गया। आगे 38 दूना 76 से कम है 51, तो इन दोनों में हम लोग डिसाइड अभी नहीं कर पाएंगे। चौथा देखें तो 30 दूना 60, 60 से ज़्यादा है 74, जिस तरह से पहला ऑप्शन में ज़्यादा था, तो ये भी छोटा हो गया। अब इन दोनों में आपको खोजना है कौन सा बड़ा है। तो आप यहाँ पर 1.5 गुना देख सकते हैं। 38 का अगर 1.5 गुना करें तो आता है कितना, 19 या 57। ठीक है, 43 का 1.5 गुना करें तो आएगा 21 या 63, और उसमें 1.5 जोड़ेंगे तो 64.5 आएगा। ये देखिए 57 1.5 गुना हो रहा है, जबकि यहाँ 51 है, यहाँ 1.5 गुना 64.5 हो रहा है, जबकि यहाँ पर 76 है। तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये फ्रैक्शन आपका छोटा हो गया। तो बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन आपका कौन सा निकला, या ऑप्शन नंबर 3, यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। आगे, शुद्ध घी का मूल्य 86 रुपया प्रति केजी है। एक बेईमान दुकानदार इसमें 43 रुपया प्रति केजी मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 80 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है, जिससे उसे 60% का लाभ होता है। वह दोनों को किस अनुपात में मिश्रित करता है, एलिगेशन लगाएंगे। शुद्ध घी का क्या प्राइस है, 86 रुपया, और वनस्पति तेल का 43 रुपया, और इसका जो एवरेज कॉस्ट प्राइस आएगा वो क्या आएगा, देखिए 80 रुपया में जब ये बेच रहा है तो इसको 60% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 80 रुपया 160% का वैल्यू है। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो उसके लिए 100% का वैल्यू निकालना होगा। तो 80 से 2 बार में, ये 2 से 50 बार में, यानी कॉस्ट प्राइस जो है इस मिश्रण का जो ये दुकानदार मिलाकर बनाया है क्या आया है, 50 रुपये। तो इसको बीच में रखेंगे। अब डिफरेंस लीजिए, जो रेशियो आएगा
वही इसका आंसर होगा। तो 43 और 50 का डिफरेंस 7, इधर 86 50 का डिफरेंस आपका हो जाएगा 36। तो 7:36 ही इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, जब सबसे छोटी धनात्मक संख्या जो 12, 15 और 20 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 5 बचाती है, इसको 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो देखिए जो शेषफल बच रहा उसी को आप 4 से भाग कर करके देख लीजिए। जब 4 से 5 को भाग करेंगे, ये जो पहले वाला शेषफल था, तो ये एक बार में जाएगा तो बचेगा फिर से शेषफल कितना? 1। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये संख्या से जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में इसका 5 शेषफल बचता है। अगर उस संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये शेषफल में भी भाग लग जाएगा। 4 से भाग लगने के बाद क्या बन जाएगा? 1 बचेगा शेषफल। वही इसका आंसर भी होगा। आगे, 10,000 रुपये के मूलधन पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 6% की वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष का देय मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 6% का अगर वार्षिक दर है तो अर्धवार्षिक दर इसका आधा यानी 3% आएगा, और एक वर्ष में 2 छमाही होगा। 3% का 2 बार कैलकुलेट करना होगा तो कितना बन जाएगा? 3 3 6, पॉइंट के बाद 3 3 9 यानी 0.9%। ठीक है, आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, इतना परसेंट होगा। तो इतना परसेंट निकालना आपको 10,000 का, तो 10,000 का इतना परसेंट कितना होगा? 609 रुपया। हमें चाहिए मिश्र धन। मूलधन है 10,000, ब्याज आया 609, जोड़ने के बाद ये बनेगा 10,609। आगे, इसका मान याद करना है। तो ये दोनों फ्रैक्शन अलग है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एलसीएम तो 12 आएगा, उसके बाद यहाँ 15, यहाँ 16, तो 15 में 16 घटेगा माइनस का 1, और ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू क्या बनेगा? ये 7 तो ऊपर चला जाएगा, प्लस के बाद 7 ऊपर, नीचे बनेगा 7 1 7 3 10। इसको कैलकुलेट करिए। एलसीएम 60, 12 पंचे माइनस का 5, यहाँ पर 6 7 42 प्लस में, तो 42 में 5 घटा दीजिए 37, 37/60 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे, 3 संख्याओं का माध्य 15 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य कितना होगा? ठीक है, देखिए जो एक्शन हम लोग संख्या के साथ करते हैं वही एक्शन माध्य के साथ भी हो जाता है। अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहे हैं तो माध्य में भी 2 जुट जाएगा, कुल मिला के नया माध्य बन जाएगा 15 2 17। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगर 2 से गुना करते तो माध्य में भी 2 से गुना हो जाता। आगे, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों को पहले करना होगा। तो ये एलसीएम आएगा 10 आपका, 5 या 15, इसमें 3 दूना 6 माइनस करेंगे तो 9, 9/10 यहाँ का वैल्यू आ गया। ब्रैकेट के अंदर ये तो 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे बन जाएगा 7 1 7 3 10, तो नीचे बराबर, ऊपर 9 7 16 हो जाएगा। 16/10 कटाने के बाद ये 8/5 बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, कंटेनर ए में 30 लीटर शुद्ध दूध है, इसकी कीमत 40 रुपया प्रति लीटर है। कंटेनर बी में 50 लीटर शुद्ध दूध है, जिसकी कीमत 50 रुपया प्रति लीटर है। सभी सामग्री को एक साथ मिला दिया जाता है। मिश्रण की प्रति लीटर औसत कीमत कंटेनर ए के दूध की प्रति लीटर औसत कीमत से कितनी अधिक या कम है? ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले ये औसत कीमत निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा? देखिए, 2 कंटेनर हैं ए और बी। अगर कंटेनर ए में देखें तो 30 लीटर दूध है और बी में 50 लीटर। जीरो काट के रेशियो ले लीजिए, जीरो कटाने के बाद रेशियो बनेगा 3:5। अब जो कंटेनर ए में दूध है उसका प्राइस है 40 रुपया प्रति लीटर, तो यहाँ पर 40 आएगा, और दूसरा कंटेनर का प्राइस है 50 रुपया प्रति लीटर, तो यहाँ पर आएगा 50। अब हमें चाहिए ओवरऑल प्राइस, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? गुना कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर 40 को मान लेंगे। उसके बाद 40 से अगर 50 को देखें तो ये 10 ज़्यादा है, और इसका क्वांटिटी 5 है, तो यहाँ पर कितना अधिक हो गया? 10 × 50 अधिक हो गया। ठीक है, और ये जो आया है आपका डेविएशन, इसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, यानी 5 3 8 से। 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा। 40 में जोड़ेंगे तो 46.25 आएगा, यानी एवरेज प्राइस दूध का ये है। अब इसको तुलना किससे करना है? कंटेनर ए का। कंटेनर ए का है 40 रुपया प्रति लीटर, तो कितना अधिक हो गया? यहाँ पर देख सकते हैं आप, 6.25 रुपया प्रति लीटर अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसका औसत ज्ञात करना। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, आप जोड़ के डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो इन तीनों में देखें तो 8 यहाँ पर अगर एवरेज माने तो ये 2 कम है 8 से, ये 2 ज़्यादा है, तो कुल मिला के इन तीनों का एवरेज आपका 8 हो गया। ठीक है, एवरेज अगर 8 माने तो इन तीनों का तो 8 हो गया बैलेंस, ये 4 ज़्यादा है,
तो 4 ज़्यादा है तो इसको टोटल नंबर यानी 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कुल मिला के कटने के बाद 1 आएगा, 8 1 9 इसका एवरेज होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। और दूसरा आप जोड़ के 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं। आगे इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये देखिए पावर -3 -3 -3 बराबर है और बीच में गुना है। अगर पावर बराबर रहे बीच में गुना रहे तो सभी आधार को गुना करके एक कॉमन पावर ले लिया जाता है। और यहाँ पावर माइनस में है तो इसका मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप सबको अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो एक साथ ही कर लीजिए। ये सब एक के नीचे आ जाएगा और आधार गुना हो जाएगा 24 गुना 15 गुना 17 और पावर एक रह जाएगा। ये जो माइनस में दे रखा है वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। गुना करके इकाई अंक देख सकते हैं यहाँ पर 4 पंचे 20 जीरो, जीरो गुना 7 जीरो, तो जीरो यहाँ पर दे रखा है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित को सरल करना है। तो आंसर इस तरह से दे रखा है तो आपको कटाना होगा। देखिए 2 की पावर 4 16, 4 की पावर 2 16, तो ये दोनों काट दीजिए, ठीक है। यहाँ 4 की पावर 3 कितना होता है 64, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कट गया ये। तो बचा क्या 4 की पावर 4 गुना 8, तो ये 8 गुना 4 की पावर 4 कितना होगा 256। गुना करने के बाद 8 छः के 48 इकाई अंक 8 बन रहा है, यहाँ पर है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:9 है। यदि पी की आयु 25 वर्ष है तो क्यू पी से कितने वर्ष बड़ा है, ठीक है। देखिए पी और क्यू को अगर रेशियो में देखें तो डिफरेंस आ रहा है 9 और 5 का 4, ठीक है। यानी 4 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। दिया क्या है पी का आयु 25 वर्ष, रेशियो में पी है 5 यूनिट का, जबकि एक्चुअल है 25 वर्ष का, तो ये 5 यूनिट 25 वर्ष के बराबर होगा। सीधा सीधा ये 5 गुना हो रहा है, तो डिफरेंस 4 आया, इसका भी 5 गुना करेंगे तो 5 के 20 वर्ष का डिफरेंस आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे वस्तुओं एक्स और वाई के क्रय मूल्यों का अनुपात 2:3 है। किसी व्यक्ति ने एक्स को बेचकर 43% का लाभ अर्जित किया और उसे वाई को बेचकर 12% हानि हुई। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ये दो वस्तु है एक्स और वाई, क्या रेशियो है क्रय मूल्य का 2:3। एक्स को बेचने पर 43% का लाभ हो रहा है तो प्लस का 43 आप यहाँ पर लिखेंगे, और वाई को बेचने पर 12% का हानि हो रहा है तो माइनस का 12% यहाँ पर आएगा। ओवरऑल निकालना आपको, गुना कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 43 दूना 86% प्लस में आ गया और 12 या 36% माइनस में आया, तो यहाँ पर माइनस में लिखेंगे 36%। और इन सबको डिवाइड करना आपको 2 + 3 5 से, घटाने के बाद कितना आएगा 50, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10% यहाँ पर आएगा प्लस में। प्लस में आया इसका मतलब 10% का क्या है प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 3 में सही आंसर दिया गया है। आगे एक बस डिपो से प्रत्येक 8 मिनट में बसें निकलती है और सीधी सड़क पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। समान सड़क पर डिपो की ओर जाते हुए एक यात्री को 6 मिनट के नियमित अंतराल पर बसें मिलती है। यात्री की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, दोनों का टाइम लिखना होता है। जैसे यात्री है ये, मान लीजिए मेन, इसका टाइम है 6 मिनट। अब बस है डिपो से खुल रही है तो बस के टाइम में क्या जाता है, ये मिलने का 8 मिनट, यहाँ पर 6 मिनट, दोनों का डिफरेंस 2 मिनट टाइम बस में जाएगा। इन दोनों को कटा के रेशियो लेते हैं तो 2 1 का 2, 2 3 6, तो ये टाइम का रेशियो आया है। टाइम का रेशियो अगर 1:3 है तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3:1 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये बस का स्पीड दे रखा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि रेशियो में बस का स्पीड कितना है 3, तो ये 3 यूनिट का वैल्यू 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 8 गुना है तो एक का भी 8 गुना करेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये यात्री का चाल आएगा, और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।